इसमें क्या बनेगा बेटा? ठीक है ना, डाइमर प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास में। ठीक है। इसमें भी अपने पास में पहले फ्री रेडिकल बनेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन। ठीक है ना, क्यों डाइमराइजेशन हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक नहीं बना सकते आप। प्रोडक्ट आप एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इंट्रामोलिकुलर करोगे तो आप एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट बना रहे होगे, एंटी एरोमेटिक नहीं बना सकते। ठीक है। इसलिए अगले में प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन। ठीक है ना, प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, बताओ कैसे बनेगा? प्रोडक्ट विल बी बेंजीन, बताओ कैसे बनेगा? बोलो। सर जब दोनों एंड्स पे फ्री रेडिकल्स बन रहे होंगे उसकी वजह से रीअरेंजमेंट होगा, और जब दो जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे तो एक बॉन्ड बना लेंगे। हम्म। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास में फ्री रेडिकल बनेगा, फिर फ्री रेडिकल क्या होता है, रीअरेंजमेंट भी होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमारे पास में यहाँ पे फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट होगा, ये बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है। ठीक है। बनाओ इसमें।
इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा आपके पास में फ्री रेडिकल यहाँ पे और यहाँ पे, है ना? और फ्री रेडिकल जब यहाँ पे होगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास में इस टाइप का कंपाउंड दिखेगा, ठीक है। इसमें बनाओ। बताओ कंपाउंड ये बनेगा क्या? सर नहीं, बिकॉज जो बी आर है वो सर जब बॉन्ड बना रहा उसकी बॉन्ड लाइन लंबी है तो वो वीकर है, तो पहले वो निकलेगा ना। हाँ मतलब दोनों दो इक्विवेलेंट ले लो आप इसमें ना, मतलब। तो पहले फ्री रेडिकल बना लो आप यहाँ पे, फिर इसके बाद में वही रीअरेंजमेंट करा दो। ये बनेगा तुम्हारे पास। इसके बाद में क्या होता है, एसी जो होता है बेटा, ये क्या करता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देता है यहाँ से, एरोमेटिसिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाती है यहाँ से। सिलेनियम हो चाहे यहाँ पे सल्फर यूज करे, आपको कभी भी ऐसा दिखे कि वो बेंजीन बनना चाहता है, तो वहां पे सिलेनियम क्या करता है, उसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। सिलेनियम क्या करता है, एरोमेटिसिटी क्रिएट करने के काम में आता है, कंपाउंड को एरोमेटिक बना देगा। जैसे ही सिलेनियम लोगे वहां पे बेंजीन बन जाएगा आपके पास में। हीटिंग करते हैं साथ में सिलेनियम के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है वहां से, ठीक है ना। और आपके पास में एरोमेटिक रिंग बन जाती है, और हाइड्रोजन ये ले लेगा, H2SC बन जाएगा या फिर H2S बन जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपके पास में एरोमेटिसिटी क्रिएट कर देता है, इससे अपने पास में ये बनाना है अगर आपको, तो यहाँ पे सिलेनियम हीटिंग कर दो, आपके पास में एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। अगले में हमारे पास में ये बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर वुड्स हो जाएगी, ठीक है। चले आगे। चले भाई आगे। यस।
इसमें पूरा रीअरेंजमेंट हो जाएगा आपके पास में, चारों रिंग क्या हो जाएगी बेटा, एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है ना। चारों रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक, ठीक है ना। तो हमारे पास में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्थासीन। एरोमेटिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नेफ्थासीन, ठीक है ना। मतलब होगा क्या, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे आपके पास में अगर एरोमेटिसिटी है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास में जो है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे आपके पास में एरोमेटिसिटी है इस टाइप से, तो ये फ्री रेडिकल यूं जाएगा, ये यूं बन जाएगा बस। तो ये पूरा एरोमेटिक बन जाता है आपके पास, ठीक है ना। ऑड नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ठीक है ना। आज डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है यहाँ पे कोचिंग में, पता नहीं क्या क्या चीज तोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। तो ये क्या है, वुड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इससे ज्यादा एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है, इतने बहुत होते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल कर लो आप, ठीक है ना। मैंने आपको एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बताया था ना, डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। आपको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होती है, जिसमें कार्बोनाइन बनता है, बताओ किस में कार्बोनाइन बनता है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में क्या बन रहा होता है बेटा, कार्बोनाइन। तो आपको क्या करना है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन की रेट कंपेयर करनी है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं अपने, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं अपने, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से देखते हैं, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में रेट कैसे देखी जाती है, कार्बोनाइन स्टेबिलिटी से देखी जाती है। तो आपको रेट कंपेयर करने हैं कंपाउंड्स के अंदर, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कंपेयर करना है, ठीक है ना। PHCOH, इन दोनों में आपको बताना किसकी रेट फास्ट होगी, ए की या बी की।
बताओ चलो। इसमें बताओ फर्स्ट में किस में रेट फास्ट होगी? सर ए में। किस में होगी? ए में, फर्स्ट वाले में। कैसे? सर क्योंकि वो sp2 होगा कार्बोएनाइन और बी वाला sp3 होगा। बी वाला क्या होगा? sp3। कैसे? सोच के बोला करो तुम। sp3 होगा या sp2 होगा? इसमें ज्यादा स्टेबल होगा ना। sp2 है ये भी, sp3 नहीं है, sp2। डीलोकलाइजेशन में है या नहीं है, ये काउंट करो इसको। क्या ये लोन पे डीलोकलाइजेशन में है बेटा? क्या ये लोन पे डीलोकलाइजेशन में है या नहीं है, ये बता दो बस। है ना ये? यस सर। तो होगा तो फिर क्या बनेगा ये बताओ। sp2। sp3 बन जाएगा क्या? नो सर। तो sp2 बनेगा ये। और ये भी sp2 है। sp2 के साथ साथ डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है उसमें, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी। ठीक है ना, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी। क्योंकि वहां पे रेजोनेंस भी हो रहा है। और जब रेजोनेंस होता है ना तो हम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, वहां पे sp2 बोलते हैं इसकी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो तुम। ओके, अब इसके बारे में बताओ, अगले में क्या होगा? अगले में बनेगा नेगेटिव चार्ज। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी बेटा। एक एच मैं कम कर रहा हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे भी एक एच कम करना पड़ेगा। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सर सेकंड वाला। क्यों? सर मोर क्योंकि आई? हाँ। नहीं, सर पहला आई ही से होगा। पहले आर देखते हैं। आई से पहले आर इफेक्ट देखते हैं। इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है बेटा। इसके पास में क्या है? Cl के पास में डी ऑर्बिटल वेकेंट है।
क्लोरीन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, सेकेंड पीरियड के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, क्लोरीन के पास में क्या अवेलेबल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसलिए ध्यान रखना है CCl3 जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है, बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्डिंग होने से हमें ये बोलना क्या है, CCl3 की स्टेबिलिटी ज्यादा बोलनी है। किससे, CF3 से। बैक बॉन्डिंग इज ए काइंड ऑफ रेजोनेंस ना, ये एक रेजोनेंस का ही टाइप होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है जबकि यहाँ पे नो रेजोनेंस। ठीक है, केवल यस सर। इंडक्टिव बाद में देखेंगे, फिर इंडक्टिव फ्लोरीन का ज्यादा है पर रेजोनेंस पहले प्रायोरिटी है, इसलिए हमें CCl3 को ज्यादा बोलना है। ठीक है ना। अगले वाले में आपको मैंने बोला था बीटा कीटो एसिड जो होते हैं वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जब आप बीटा कीटो की बात करते हो बेटा, जैसे आपने मान लो CO- यहाँ पे लगाया हुआ है एक, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा आपके पास में, तो दूर है ऑक्सीजन से, दूर है ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन का क्या लग रहा होता है, -I। ठीक है ना। और यदि आप यहाँ पे लेते हो नेगेटिव चार्ज तो -I ज्यादा लगेगा ना, और साथ में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो जब बीटा कीटो होता है तो वहां पे याद रखना, बीटा पे कीटोन लगा हो तो वो सबसे फास्टेस्ट डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, क्योंकि वहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कॉन्जुगेशन भी है, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट। और यहाँ पे नो रेजोनेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। बोलो भाई। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कार्बो एनायन 3 डिग्री स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, बोलो भाई। ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, सर ये फर्स्ट ज्यादा वाला। स्टेबल है। इसका इफेक्ट क्या होता है, +I। यस सर। +I बढ़ाएगा, +I बढ़ाएगा, जितना ज्यादा बढ़ाएगा उतना अनस्टेबल होता जाएगा चार्ज। तो अगला बताओ। ये एरोमेटिक बन जाएगा आपके पास में। ठीक है ना। कौन सा एरोमेटिक बन जाएगा, फर्स्ट वाला एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए फर्स्ट वाले की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, ठीक है बेटा।
इसमें आपको बताना है ये रिएक्शन आई हुई है पहले, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है। तो इसकी मैकेनिज्म ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। इसके बाद में हीटिंग करेंगे। नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। जब भी आपको ऐसा दिखे कि कंपाउंड के अंदर कहीं पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, इंटरमीडिएट ऐसा बन जाए, तो ये जो होता है ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल होता है। कार्बन विद हैलोजन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। आपको बनाना क्या है, यहाँ पे एल्कीन बनाना है, ठीक है। हैलोजन हमेशा गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, याद रखना है। नेगेटिव चार्ज कभी भी बने, हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो पहले वो नेगेटिव चार्ज उस पर अटैक करेगा ड्यूरिंग डी कार्बोक्सिलेशन, ध्यान रखना है। तो हैलोजन पे लिख लेना ये क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसी रिएक्शन हो रही है। एक सिमिलर रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट बताना है वहां पे, ठीक है ना। बना लिया भाई, ये बनेगा प्रोडक्ट आपका। इस पे एच मैंने ज्यादा लगा दिया क्या, नहीं सही है, CH, ये बनेगा बेटा प्रोडक्ट। बना लोगे ये, पहले आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल क्यों है, स्टेबल क्यों है ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग के कारण। इसके बाद में हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है लिविंग ग्रुप है, तो ये अटैक करेगा इस पे,
जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है ना। ओके, ठीक है। चले आगे। यस सर। ये सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन ही है। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है ना, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, पर ये आती नहीं है जनरली हम। ठीक है ना, एक एनालॉजी लगा रहे हैं, बिठा रहे हैं यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों एक जैसे ही एसिड होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन वैसे ही सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखो। ओके, समझ गए। यस सर। चलो, फिर हमने और कौन सा मेथड पढ़ा था बेटा। हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है हमारे पास में, आपको ध्यान रखना है क्या चीज, कि आपके पास में जैसे एल्कीन होती है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है जो हम क्लास में, ठीक है ना, डिस्कस कर रहे थे कि H2PD के साथ में अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे। तो आपको एक चीज खास इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन तो जुड़ जाता है, अच्छी बात है। ठीक है ना, पर हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ता है। हाइड्रोजन कहाँ से जुड़ता है, सेम साइड से जुड़ता है। ठीक है ना, सिन एडिशन बोलते हैं अपने इसको। कैसा एडिशन बोलते हैं, सेम साइड से जब एडिशन हो रहा तो दोस्तों क्या बोलते हैं, सिन एडिशन बोलते हैं। जैसे मान लो अपने पास में यहाँ पे D2 दिया हो, अब सिन एडिशन आपको फील होगा कैसे। आपके पास में दो तरीके हैं डी को ऐड करने के, सेम साइड में आपने डी को ऐसे ऐड कर सकते हो, और एक इस पे एच था उसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो अब सवाल ये आता है कि ये ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है ना, कि एक साइड से ही एडिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म ही ऐसी होती है। मैकेनिज्म कैसी होती है हमारे पास में, कि आपके पास में कैटलिस्ट होता है, और कैटलिस्ट के बेड के ऊपर यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, पहले डी, और फिर आपके पास में आता है यहाँ पे एल्कीन। तो एल्कीन जब आ रहा होता है तो यहाँ पे बनती है 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट।
इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, सिन एडिशन हो जाता है। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे सेम साइड से क्या जुड़ रहे होते हैं आपके पास में बेटा, एच एच जुड़ रहे होते हैं साथ में। कैटलिस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, पहले ज्यादा होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है आपके पास में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे पीडी पीटी ये सब ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है क्या। अच्छा, ये जो कंपाउंड है ये कैसे कंपाउंड है, तो इसमें देखो ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, ये आइसोमर नहीं है। मैंने स्टीरियो आइसोमर नहीं पढ़ाया ना आपको। ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, कैसे बताओ। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोनों के अंदर। आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, इन दोनों कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो आपको पीओएस दिखाई देगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी। दिखाई दे रही है सभी को, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। उसको बीच में से हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, दोनों साइड में एक जैसा दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना। तो पीयूएस नहीं, पीयूएस एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। और पीयूएस जब एग्जिस्ट करती है, पीयूएस जब एग्जिस्ट करती है किसी मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, पीयूएस एग्जिस्ट करती है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि उसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकता। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पीयूएस एग्जिस्ट कर रही है किसी में, पीयूएस एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको याद रखना है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब ये दोनों आइसोमर नहीं है एक दूसरे के। आपको इनको आइसोमर नहीं बोलना, ये एक जैसे कंपाउंड है। आप इनको फ्लिप कर दो ना, आप इसको रोटेट कर दो, मतलब इस मॉलिक्यूल को यूं रोटेट कर दो, तो जो नीचे की तरफ एच है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जो ऊपर की तरफ जो डी दिखाए हुए हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। समझ में आ रही है, 3D है वो। उसको रोटेट कर दो एकदम 180 डिग्री से, तो सेम ही बन जाएगा वो, अलग अलग नहीं है वो, ठीक है ना। ओके, चले आगे। आइसोमर मैं बताऊंगा आपको, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। इसमें आगे ध्यान रखो कि आपको ये जो हाइड्रोजनेशन कराना है, ये 3 तरीके से आप करा सकते हो। 3 मेथड आपके पास में। आप यहाँ पे ले सकते हो H2 PTO भी ले सकते हो। H2 के साथ में क्या ले सकते हो, PTO2। इसको बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट, प्लैटिनम का ऑक्साइड। दूसरा तरीका हमने कराई था, H2 के साथ में क्या ले लिया, PD। ठीक है ना। और तीसरा मेथड है हमारे पास में विल्किंसन कैटलिस्ट वाला, विल्किंसन की कैटलिस्ट RH। ठीक है, सभी में तीनों में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सेम साइड से एडिशन, सिन एडिशन। ठीक है ना, सेम ही साइड से एडिशन होगा। ओके, ठीक है। चलें आगे।
इसमें हमें सेम साइड से एडिशन करना है बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर की साइड से एडिशन कर दो। कहां से एडिशन कर दो, ऊपर की तरफ से एडिशन कर दो, या फिर नीचे से एडिशन कर दो, कहीं से भी एक साइड से कर सकते हो आप एडिशन, ठीक है ना। तो आप अगर ऊपर की तरफ से 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हो इसमें, तो आपके पास में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ऊपर से एडिशन कर दिया, तो जो CH3 होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जो ये एक H है ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। और एक जो आपने जो H ऐड किया है वो आपने ऊपर से ऐड कर दिया, ये बॉन्ड स्ट्रेट मैं ऐसे ही ले लेता हूं। फिर आपने दूसरा H भी ऊपर से ऐड कर दिया, फिर बाकी जो जो CH3 था वो नीचे की तरफ चला गया, ये जो H है ये भी नीचे की तरफ चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में एडिशन हो गया। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास में, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, इस कार्बन को अगर आप देखते हो तो ये कार्बन जो है इसमें आपके पास में 2 हाइड्रोजन एटम है। इस कार्बन में आपके पास में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, 2। तो ये कैसा कार्बन एटम है, सिमेट्रिकल। इस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे अपने, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पीओएस एग्जिस्ट करती है। तो ये सिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है, इसको अपने अकायरल कार्बन भी बोलते हैं। ये भी क्या बना अपने पास में, अकायरल। दोनों अकायरल कार्बन होते हैं तो पूरा मॉलिक्यूल भी क्या बन जाता है अपने पास में, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पूरा मॉलिक्यूल भी क्या बन जाता है अपने पास में, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। अगर कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन नहीं है उसके अंदर, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, एल्कीन के ऊपर हमेशा एडिशन करोगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड नहीं बनता आपके पास में, कभी कभी ऑप्टिकली एक्टिव भी बनता है, ठीक है ना। जब आपके पास में क्या आ जाए, वहां पे कायरल सेंटर आ जाए, ठीक है ना। जब आपके पास में क्या आ जाए, कायरल सेंटर आ जाए, तो वो अपने बात करेंगे। अभी तो मैं अकायरल ही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे ख्याल से। अकायरल मतलब असिमेट्रिकल कार्बन होना चाहिए वहां पे, ठीक है। H2 के साथ में PDC आ जाता है ना, पैलेडियम और कार्बन उसके ऊपर होता है। तो ये क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन। ये मैंने आपको बताया था क्लास में। मैंने आपको बोलता है कार्बोनिल कंपाउंड को टच नहीं करता है, ये केवल किसको रिड्यूस कर देता है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या ये पीडीसी दोनों को रिड्यूस करता है, नहीं बेटा। ये केवल इस एल्कीन को रिड्यूस करने के काम में आता है, इसी पे हाइड्रोजिनेशन करने के काम में आएगा। आप ध्यान रखना, ये जो रिडक्शन है ये सेलेक्टिव रिडक्शन है, केवल एल्कीन का रिडक्शन करेगा या एल्काइन का करेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को नहीं टच करता है, ठीक है। ठीक है क्या, Yes, sir. यहाँ पे अपने पास बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना। ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन होता है हमारे पास में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही रिड्यूस करता है। अगला होता है हमारे पास में एक और, जिसे हम H2PD के साथ में क्या लिया जाता है बेटा, BaSO4। ये भी सेलेक्टिव रिडक्शन ही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। ये सब हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड है, इसलिए यहीं पे खत्म कर लो हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट। H2PD प्लस BaSO4 ये केवल एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, RCOCl को ही रिड्यूस करता है। किस में रिड्यूस कर देता है,
एल्डिहाइड में, ठीक है ना, किस में रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड। बस एक ही रिडक्शन करता है, रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है ना, पूरे जीवन में ये एक ही काम है इसका बस। एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, ठीक है, ओके। चले आगे, चले आगे, नोट कर लिया नहीं। सर हाँ बेटा, H2PDC जो होता है वो एल्काइन और एल्कीन दोनों को कन्वर्ट कर सकता है ना? हाँ ओके सर। आपको एक एक्स कंपाउंड दिया है जो कि एक एल्कीन है, हमने इसका हाइड्रोजनेशन किया और हमें ये मिल गया बेटा, हमें ये एल्केन मिल गया, ठीक है ना। तो आपको बताना है कितनी टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल है जो ये वाला प्रोडक्ट देंगी, हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल, एल्कीन्स मतलब एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है ना, हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बताओ, एल्कीन बना बना के चेक करो भाई। कितने आ रहे हैं, एक एल्कीन ये बन सकती है, इससे आपको ये मिल सकता है ना, इससे भी ये मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, ठीक है। कितनी होगी बताओ ये, बोलो फटाफट। आंसर 3 हो जाएगा भाई इसका, ठीक है।
चले आगे। सर हाँ, सर फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम नीचे वाले बॉन्ड पे क्यों नहीं कर सकते? वो आइडेंटिकल ही बनेगा ना बेटा, अच्छा नीचे हाँ वाले पे भी ओके आइडेंटिकल हाँ बन जाएगा ना। मतलब ठीक आप है। ऐसा लिख दो चाहे उसको, तो आइडेंटिकल है ना। ठीक है, आगे लिखो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। देखो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है हमारे पास में, हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हेलोजिनेशन बेसिकली कैसी रिएक्शन होती है, बेसिकली ये होती है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लो आपने ले लिया CH4 और इसके साथ में आपने ले लिया क्लोरीन और साथ में ले लिया सनलाइट। डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होती, सनलाइट में होती है। सनलाइट में अपने पास में H न्यू लिखा होता है, तो डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होती। बनता क्या है यहाँ पे, CH3Cl और साथ में क्या बन जाता है हमारे पास में, HCl। तो बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, आपके पास में फ्री रेडिकल बन रहा होता है और जो कार्बन है बेटा, इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना नहीं सकते हम, यहाँ पे एडिशन तो कर ही नहीं सकते ना। आप यहाँ पे Cl ऐड अगर करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर Cl जुड़ेगा यहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन हेलोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, वो लिख लो आप पहले, मैकेनिज्म लिख लो। जो भी हैलोजन होता है उसको पहले सनलाइट की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग या फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग डेल्टा भी दे सकता है आपको। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए, तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना, तो पहले क्या होगा, Cl जो भी XX होगा इसका बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, ठीक है ना, फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आपको पता है कि फ्री रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल। फ्लोरीन का तो ऐसा फ्री रेडिकल तो होता है, तो वो तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि फ्लोरीनेशन क्या होती है, एक्सप्लोसिव हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर आप फ्री रेडिकल बनाओगे तो बहुत ही अनस्टेबल होगा। अगले स्टेप में क्या होता है, जैसे CH4 है, तो जो CH बॉन्ड होता है अपने पास में, उससे जाके ये फ्री रेडिकल कोलाइड करता है और जैसे ही कोलाइड करता है वैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। कार्बन फ्री रेडिकल फिर भी स्टेबल होता है। अभी कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है ये X डॉट से कंबाइन होता है,
और इस टाइप का चेन कंप्लीशन। तो 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है चेन फ्री रेडिकल जनरेशन। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनेगा। दूसरे स्टेप में होगा चेन प्रोपगेशन। फिर होता है चेन टर्मिनेशन। आपको 3 स्टेप याद रखने हैं इसमें, ठीक है ना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है ना। FCC मतलब अपने पास में पहले फ्री रेडिकल बनेगा, फिर चेन बनेगी, चेन प्रोपगेशन स्टेप होगा, फिर चेन टर्मिनेशन होगा। तो इस टाइप से हमारे पास में ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया, एल्काइल क्लोराइड। तो फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव, ऐसा लिख लेना, फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, कंट्रोल नहीं कर सकते आप उसको, कांट बी कंट्रोल्ड, अनकंट्रोलेबल है, सब जगह फ्लोरीन जुड़ जाता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है। तो ये लैब में नहीं कराते अपने, फ्लोरिनेशन लैब में नहीं कराते अपने। क्लोरीनेशन हाईली रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव का मतलब समझ लेना आप। यहाँ पे क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी रेट होती है, जैसे 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन की रेट जो होती है, हाइड्रोजन 1 डिग्री होगा एल्केन के ऊपर, हो सकता है हाइड्रोजन 2 डिग्री हो सकता है हाइड्रोजन 3 डिग्री हो। तो वहां पे 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, इनकी रेट अलग अलग होती है। तो क्लोरीनेशन जब करते हैं तो ये रेशियो होता है रेट का 1:3.8:5। तो ये हमारे पास में जो 1 डिग्री हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन की रेट होती है वो 1 होती है, रिलेटिव रेट लिखी हुई है। और 2 डिग्री थोड़ी सी फास्टर होती है क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल थोड़ा स्टेबल होता है, तो 3.8 हो गई है हमारे पास में। और 3 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन की रेट क्या है, 5 है। तो होता यूं है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये सेलेक्टिव क्यों नहीं है। ये 3 डिग्री प्रोडक्ट, 2 डिग्री प्रोडक्ट कितना देगा वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास में ये आ गया, सपोज ये मेरे पास में एक एल्केन दे दिया और यहाँ पे आपको दे दिया क्लोरीन HNu। अब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो कितने मिलेंगे आपको, बताओ। भाई एक बार क्लोरीनेशन यहाँ पे करा सकते हो आप, और एक बार कहाँ करा सकते हो, यहाँ। तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, 2। कौन कौन से, एक बार हो सकता है आपके पास में ऐसा मिल जाए, और एक बार हो सकता है आपके पास में ऐसा हो जाए, 2 मिल जाएंगे आपको। तो अभी मेजर कौन सा होगा, तो मेजर जनरली अपने ये बोल देते हैं भाई 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कम होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ब्लाइंडली अपने लिख देते हैं आंसर ये, पर आंसर ऐसा नहीं है। क्लोरीनेशन सेलेक्टिव नहीं होता बेटा। मेजर आपका क्लोरीनेशन ये प्रोडक्ट होगा, माइनर ये होगा। कैसे होगा वो डिसाइड करने का फैक्टर आप समझ लो, रेट उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर है। रेट 3 डिग्री की फास्ट है, पर अवेलेबल जो हाइड्रोजन है 3 डिग्री हाइड्रोजन, वो आपको काउंट करनी पड़ेगी। आप मेरे को बताओ इस पूरे एल्केन में, इस एल्केन के अंदर 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक। अगर मैं बोलूं 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो वो भी कितना है, एक। तो हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कितनी है, एक।
यानी कि कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, इनटू 1 हो जाएंगे। यानी कि 5 इंटू 1 करना पड़ेगा, जितने चांसेस होंगे कोलिजन के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास में ओवरऑल जो चांस है वो 5 ही आ रहा है आपके पास में। अब मैं आपको बोलूं 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन है 3। मैं आपको बोलूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये तीनों के तीनों 1 डिग्री है ना, ये तीनों 1 डिग्री है। तीनों पे हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, तीनों पे हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, अरे 9 हो जाएगी। तो चांस कितने हो गए कॉलिजन के, 9 टाइम बढ़ गए आपके पास में। रेट तो 1 टाइम थी पर चांस कितने बढ़ गए, कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आपके पास में, ऑप्शन कितने सारे हैं वहां पे। तो आपका जो, ठीक है ना, 1 डिग्री प्रोडक्ट हुआ वो कितना हो गया ओवरऑल, अपनों ने देखा 9 टाइम्स हो गया। तो आप बताओ 9 बड़ी वैल्यू है या 5 बड़ी वैल्यू, तो आपको दिखेगा 9 इज ग्रेटर देन 5। तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 9 वाला जो होगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात। और जिसमें आपके पास में 5 चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी तो जानते ही हो, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है 9 और 5। 5 कम बार बनेगा आपका, अगर टोटल 14 बार प्रोडक्ट बना आपका तो 9 बार आपका 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा और 5 टाइम आपका 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो क्लोरीनेशन कोई सेलेक्टिव नहीं होता है, क्लोरीनेशन रेट के हिसाब से होता है और उसमें हाइड्रोजन कितने अवेलेबल है ये ध्यान रखना। तो क्लोरीनेशन इज हाईली रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। अगर आपसे बोलता है मोनोक्लोरीनेशन का प्रोडक्ट बनाओ तो आपको हमेशा ऐसा करना पड़ेगा। चलो अब मेरे को ये बताओ अगले वाले एग्जाम्पल में कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, कल अपने डिस्कस करेंगे यार।